हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति और चैप्टर का नाम है आनुवांशिक जीव विज्ञान या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति 1868 में वैज्ञानिक था फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने मवाद कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी और खोज कर के यहाँ पे इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। नाम क्या रखा था इसका? न्यूक्लिन। देखो, 1868 में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की खोज की और नाम क्या रखा इसका? न्यूक्लिन, जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लिक एसिड के नाम से। जो न्यूक्लिक एसिड है जीवों में दो प्रकार का होता है, एक डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, जीवों में दो प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखो, जिन जीवों के अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उनमें आरएनए आनुवांशिक नहीं होगा, और जिनके अंदर आरएनए आनुवांशिक होता है उनके अंदर डीएनए आनुवांशिक नहीं होता है। यहाँ पे प्लांट वायरस को छोड़ करके लगभग सभी जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जो पादप वायरस होते हैं, पादपों में पाए जाने वाले वायरस, उनको छोड़ करके शेष सभी जीवों के अंदर आरएनए जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद में देखना कि यहाँ पे डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसकी पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे प्रयोग सिद्ध किए हैं या फिर प्रयोग किए हैं, जिसके अंदर पहला प्रयोग आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। देखो, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं, इसका प्रायोगिक जो प्रमाण है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का जो प्रयोग था ये किसके ऊपर किया था? माइस के अंदर या चूहे के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी बैक्टीरिया है, इसके दो प्रभेद है, एक एस प्रभेद और दूसरा है आर प्रभेद। एस प्रभेद यहाँ पर उग्र प्रकार का होता है, चिकनी सतह वाला और न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाली प्रोटीन पाई जाती है इसमें। जो एस प्रभेद है ये उग्र प्रकार का है, सतह इसकी चिकनी होती है और निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाली प्रोटीन उपस्थित होती है। आर जो प्रभेद है ये अउग्र प्रकार का, इसके अलावा इसकी जो सतह होती है ये खुरदरी होती है और ये जीवों के अंदर निमोनिया उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो प्रभेद लिए, एक एस प्रभेद था और दूसरा आर प्रभेद। अब देखो एस किस प्रकार का है, यहाँ पे उग्र प्रकार का है, सतह इसकी चिकनी होती है। इसके अलावा ये जीवों के अंदर निमोनिया रोग, इसमें जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाली प्रोटीन पाई जाती है। साथ ही सेकंड आता है इसमें आर प्रभेद, उग्र प्रकार का होता है, सतह इसकी खुरदरी होती है और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाली इसमें प्रोटीन का अभाव होता है। अब देखो यहाँ पे इसने 4 स्थितियाँ क्लियर की। पहली स्थिति के अंदर चूहे के अंदर एस जो प्रभेद था, एस स्ट्रेन्स, इसको चूहे के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट करवाता है, प्रवेश करवाता है, तो चूहे की यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है। देखो जब चूहे के अंदर एस प्रभेद को प्रवेश करवाया जाता है तो चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साफ साफ है किस कारण से होती है, क्योंकि इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाली प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा प्रैक्टिकल था इसमें, चूहे के अंदर आर जो प्रभेद था, आर स्ट्रेन, ये चूहे के अंदर प्रवेश करवाता है तो यहाँ पर चूहा जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है या फिर लिविंग रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आर प्रभेद का मतलब है उग्र प्रकार का है और इसके द्वारा निमोनिया उत्पन्न करने वाली प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे चूहा जीवित है। तीसरी जो कंडीशन थी वो थी यहाँ पे चूहे के अंदर एस प्रभेद को हीट करके या फिर गर्म करके चूहे के अंदर प्रवेश करवाया गया तो यहाँ पर चूहा जीवित था। चूहा क्या था, जीवित। देखो तीसरी स्थिति के अंदर यहाँ पे जो एस प्रभेद था उसको गर्म करके नष्ट किया गया और उसके पश्चात चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया गया तो यहाँ पे चूहे की क्या थी, चूहा यहाँ पे जीवित था। चौथी जो कंडीशन थी इसके अंदर इन्होंने चूहे के अंदर एस हीट एंड किल प्लस आर प्रभेद, इन दोनों को मिलाकर के चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो यहाँ पर चूहे की मृत्यु हो जाती है। ये जो स्थिति है यहाँ पे चूहे की मृत्यु, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया कि यहाँ पर चूहे की मृत्यु क्यों हो रही है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है एस प्रभेद के द्वारा मृत्यु हो रही है, आर के द्वारा नहीं हो रही है। एस को गर्म करके नष्ट किया जाता है और उसके पश्चात चूहे के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो चूहा यहाँ पे जीवित है। सेकंड और थर्ड जो स्थिति है इसमें चूहा जीवित है। यदि इन दोनों प्रभेदों को यहाँ पे एक साथ मिला करके चूहे के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो चूहे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रिजल्ट क्या होना चाहिए था यहाँ पे, लिविंग, लेकिन यहाँ पे चूहे की क्या हो रही है, मृत्यु। इस चीज़ को फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं समझा पाए। इसके प्रयोग का यहाँ पे अलग वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक, एक था मेकार्टी, एक था मैक्लियोइड और एक था यहाँ पे एवेरी। इन्होंने इसके प्रयोग का प्रायोगिक सत्यापन किया और ये बताया कि जो एस प्रभेद हीट और किल एस प्रभेद था, इसका जो डीएनए है ये बाहर निकल करके आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण आर प्रभेद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एस प्रभेद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर चूहे की मृत्यु हो जाती है। देखो चौथी जो कंडीशन थी इसके अंदर चूहे के अंदर एस जो प्रभेद था उसको गर्म करके मारा गया और आर प्रभेद, इन दोनों को मिला करके चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो यहाँ पे चूहे की मृत्यु हो जाती है। बाकी होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आर प्रभेद द्वारा भी जीवित था और गर्म करके
मारा हुआ जो बैक्टीरिया था एस्परवेद वाला, वो उसके द्वारा भी यहाँ पे माइस जीवित था। और हो क्या रहा है यहाँ पे, चूहे की क्या हो रही है, मृत्यु। ऐसा किस लिए होता है, इस चीज़ को किसके द्वारा समझाया गया, मैकार्टी, मैक्लियोड और एवेरी के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो हीट एंड किल एस प्रभेद है उसका डीएनए बाहर आकर के आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर एस प्रभेद का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो ये पहला प्रयोग था जिसके अंदर ये बताया गया कि जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखो पहला प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ का है। इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया और यहाँ पे चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। जो बैक्टीरिया था इसके दो प्रभेद थे, एक एस प्रभेद था और एक आर प्रभेद था। एस प्रभेद उग्र प्रकार का था, सतह चिकनी थी और इसके अंदर यहाँ पे जो न्यूमोनिया रोग है उसको उत्पन्न करने वाली प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जो आर प्रभेद है ये अउग्र प्रकार का होता है, सतह इसकी खुरदरी होती है और इसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाली प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब देखो चारों यहाँ पे जो दो प्रभेद लिए थे, पहला आता है इसमें चूहे के अंदर एस प्रभेद को प्रवेश करवाया, चूहे की क्या हो रही है, मृत्यु, क्योंकि पता है एस प्रभेद के द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न होगा। दूसरा है आर प्रभेद चूहे के अंदर प्रवेश करवा रहा है, चूहा यहाँ पे जीवित है, ये भी पता है क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी कंडीशन थी यहाँ पे चूहे के अंदर एस प्रभेद को प्रवेश करवाया गया गर्म करके मार करके, तो यहाँ पे चूहा क्या था, जीवित है। और चौथी स्थिति में यहाँ पे गर्म किया हुआ एस प्रभेद और आर प्रभेद इन दोनों को मिला करके चूहे के अंदर प्रवेश करवाया गया, तो चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ के समझ से बाहर था। इसको किसने समझाया, मैकार्टी, मैक्लियोड और एवेरी नामक के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने ये बताया कि जो हीट और किल वाला एस प्रभेद था इसका जो डीएनए होता है आर प्रभेद में प्रवेश कर करके आर को एस प्रभेद के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे माइस की मृत्यु हो जाती है। ये था यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। इसके बाद में डीएनए की आनुवांशिक प्रकृति को समझाने के लिए दूसरा जो प्रयोग था वह आता है हर्शे व चेस का प्रयोग। सेकंड जो प्रयोग है वो किसका आता है, हर्शे व चेस का प्रयोग। देखो इन्होंने यहाँ पर बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के ऊपर प्रयोग किया था। और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का मतलब है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं या फिर उसे नष्ट करते हैं, उन वायरस को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखो हर्शे व चेस ने अपने प्रयोग में एक तो बैक्टीरिया को लिया और दूसरा लिया था बैक्टीरियोफेज को। देखो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करने का कार्य करता है या फिर उसे नष्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया, देखो जो बैक्टीरियल कोशिका, इस बैक्टीरियल कोशिका के ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज आकर के अटैक करता है या फिर जुड़ेगा, ठीक है। अब जुड़ेगा तो इस बैक्टीरियोफेज की जो पूंछ है, ये पूंछ है इसकी, ये गिरवा वाला भाग है और ये इसका सिर वाला भाग है, ठीक है। इसी प्रकार से ये बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई और ये इसका हो गया आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, या फिर आप इसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हो, ठीक है। ये इसका आनुवांशिक पदार्थ हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल कोशिका के ऊपर आकर के आक्रमण करता है या फिर उससे जुड़ता है। किसकी सहायता से जुड़ता है, जो पूंछिए जो तंतु होते हैं उनकी सहायता से बैक्टीरियल कोशिका के ऊपर आकर के जुड़ता है।
इसके बाद में यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है ये कार्य क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसको गलाने का कार्य करता है। गलाने का कार्य करेगा तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जैसे यहाँ से नष्ट हो रही है, इसके पश्चात ये अपना जो आनुवांशिक पदार्थ था ये कहाँ पे स्थानांतरित कर देता है, इस बैक्टीरियल कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद में यहाँ पे जो बैक्टीरियल कोशिका का जो डीएनए है ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए से संयोजित हो जाता है। अब इस संयोजित होने के पश्चात यहाँ पे बैक्टीरियल कोशिका के अंदर इस डीएनए का निरंतर क्या होता रहता है, रेप्लिकेशन होता रहता है। धीरे धीरे इस बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफेज के जो कंपोनेंट होते हैं या घटक होते हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। देखो बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफेज के जो घटक होते हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे निर्माण पूरा होगा उसके पश्चात बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियोफेज कोशिकाएं होती है उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के पश्चात यहाँ पर बैक्टीरियल कोशिका के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनको वातावरण के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। अब देखो जो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बन रहे हैं इनके डीएनए का जब विश्लेषण किया गया, डीएनए का विश्लेषण किया गया तो इस डीएनए के अंदर यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए और फेज डीएनए दोनों उपस्थित है। इसका मतलब जो डीएनए है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसकी वंशागति हो रही है या फिर इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होता है। देखो पहला प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था और दूसरा है हर्शे व चेस का। प्रयोग किसके ऊपर किया था, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरियोफेज है ये किसी बैक्टीरियल कोशिका के ऊपर आकर के जुड़ती है, आकर के जुड़ रही है। इस क्रिया को संक्रमण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, संक्रमण कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेज के 3 भाग है, सिर, गिरवा और पूंछ। सिर वाला जो भाग है इसके अंदर इसका खुद का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। दूसरी स्थिति आती है यहाँ पे जुड़ने के पश्चात जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को नष्ट करेगा जिसके कारण यहाँ पे एक छिद्र बनता है। इस छिद्र की सहायता से बैक्टीरियोफेज अपना आनुवांशिक पदार्थ इस बैक्टीरियल कोशिका के अंदर स्थानांतरित करता है और स्थानांतरण की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे, निवेशन कहते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये बैक्टीरियल कोशिका के साथ में संयोजित हो रहा है और संयोजित होने के पश्चात इसका क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन पूर्ण होने के पश्चात बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट या फिर घटक बनते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाएगा और कुछ समय पश्चात जो बैक्टीरियोफेज है ये इसकी सेल वॉल के ऊपर दबाव डालेंगे और बैक्टीरियोफेज को वातावरण के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। जब बैक्टीरियोफेज के डीएनए का विश्लेषण किया गया तो इसके अंदर ये पता लगाया गया कि इसके अंदर बैक्टीरिया और फेज दोनों का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो 2 प्रयोग थे यहाँ पे, एक तो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का और दूसरा प्रयोग किसका था, यहाँ पे हर्शे व चेस का। देखो फिर आता है यहाँ पे डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना। देखो संगठन की बात करें, डीएनए का रासायनिक संगठन कि डीएनए किस किस से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर देखना डीएनए के अंदर एक तो होती है पेंटोज शुगर।
पेंटोज शुगर, एक होता है इसमें फास्फेट ग्रुप और एक होते हैं इसमें नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। देखो डीएनए के अंदर 3 घटक है, एक तो है पेंटोज शुगर, एक है फास्फेट ग्रुप और एक होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। देखो पेंटोज शुगर है, ये होती है इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर इस पेंटोज शुगर के अंदर 2 नंबर का जो कार्बन है इस पर एक O2 का अभाव होता है, एक ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ पे अभाव होता है, इसलिए डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा को डीऑक्सी शर्करा कहते हैं। फिर आता है इसमें PO4 ग्रुप या फिर फास्फेट समूह। फिर आता है इसके अंदर नाइट्रोजिनस क्षार। देखो नाइट्रोजिनस जो क्षार है ये 2 प्रकार के हैं, एक है प्यूरिन और दूसरी है इसमें पिरिमिडिन। एक तो होती है प्यूरिन और दूसरी कौन सी होती है इसमें? पिरिमिडिन। अब देखो जो प्यूरिन है यहाँ पर इसके 2 प्रकार आते हैं, एक एडेनिन और दूसरी होती है ग्वानिन। प्यूरिन कितने प्रकार की है? एडेनिन व ग्वानिन। और जो पिरिमिडिन है ये 3 प्रकार की होती है, एक है थाइमिन, एक होती है इसमें साइटोसिन और एक होती है यूरेसिल। 3 प्रकार की यहाँ पे पिरिमिडिन क्षारक है, एक तो है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पे बात करेंगे कि डीएनए के अंदर थाइमिन पाई जाती है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है। देखो जो डीएनए होता है उसके अंदर तो कौन सी पाई जाती है? थाइमिन पाई जाती है, और आरएनए के अंदर कौन सी पाई जाती है? यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है या फिर पिरिमिडिन क्षारक पाई जाती है। अब यहाँ पे जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन इसमें एडेनिन ये हमेशा किसके साथ में बंध बनाती है? थाइमिन के साथ में बंध बनाती है। एडेनिन किसके साथ में बंध बनाएगी? थाइमिन के साथ में। और जो ग्वानिन होती है ये साइटोसिन के साथ में बंध बनाती है। देखो डीएनए की जो संरचना होती है, इस संरचना के अंदर एडेनिन जो क्षारक होती है ये थाइमिन के साथ में और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में यहाँ पे बंध बनाती है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य यहाँ पर द्विबंध पाया जाता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। देखो एडेनिन थाइमिन के मध्य द्विबंध और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। तो ये इसका रासायनिक संगठन। देखो पेंटोज शुगर हो गई, PO4 समूह हो गया और नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शुगर कौन सी हो गई? यहाँ पर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं इसमें? कि 2nd नंबर का जो कार्बन है उसके अंदर ऑक्सीजन का अभाव होता है। यदि आप यहाँ पे आरएनए की बात करोगे तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर। और डीएनए के अंदर कौन सी हो गई? डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर है फास्फेट ग्रुप हो गया और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन। प्यूरिन यहाँ पे एडेनिन व ग्वानिन और पिरिमिडिन के अंदर थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है और आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में द्विबंध बनाती है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ में त्रिबंध बनाने का कार्य करती है। आगे देखो डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना। देखो डीएनए की जो संरचना है इसमें अभी बताया, एक तो क्या है
पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनिक क्षार आपस में मिलकर के जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड इनका निर्माण करते हैं। देखो डीएनए में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये फास्फेट समूह के साथ में क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके यहाँ पर किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। देखो पहली चीज पेंटोज शुगर। अब पेंटोज में ये भी बता देना कि कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारकों से क्रिया करेगी और किसका निर्माण कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड का। दूसरी चीज आती है न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होकर के यहाँ पर किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। देखो प्रति समांतर का मतलब है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसका एक सिरा 5' कहलाता है और दूसरा सिरा 3' कहलाता है। तो देखो जैसे एक सिरा यहाँ पे 5' और दूसरा सिरा 3', एक श्रृंखला का हो गया, दूसरी श्रृंखला इसके प्रति समांतर होगी यानी कि उल्टी होगी। 5' के सामने 3' और 3' के सामने 5' सिरा उपस्थित होगा यानी कि उल्टे क्रम के अंदर यहाँ पर उपस्थित होती है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नाइट्रोजनी क्षारक। अब देखो 4 प्रकार के बताए हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन व साइटोसिन। तो यहाँ पे एडेनिन के साथ में संयोजित होगी और यहाँ पे डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन, डीऑक्सीराइबोएडिनोसिन यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। 4 प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है। एक तो हो जाएगा एडिनोसिन, दूसरा आप इसके साथ में थायमीन को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोथायमिडिन। तीसरा है यहाँ पे साइटोसिन, ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबो साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोसाइटिडिन। और चौथा है यहाँ पे डीऑक्सीराइबो ग्वानिन, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन। देखो 4 प्रकार के यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक थे, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन डीऑक्सीराइबो शर्करा के साथ में जुड़ करके एडिनोसिन का, थायमिन के साथ में जुड़ करके थायमिडिन का, साइटोसिन के साथ में जुड़ करके साइटिडिन का और ग्वानोसिन के साथ में जुड़ करके ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। अब देखना 1 नंबर पे आपने लिखा है एडिनोसिन। एडिनोसिन फास्फेट के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पे एडिनिलिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एडिनिलिक अम्ल। एडिनिलिक अम्ल यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। दूसरा है यहाँ पे आपने लिखा थायमिडिन। थायमिडिन PO4 के साथ में जुड़ेगा और
थायमिडिलिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? थायमिडिलिक अम्ल का। तीसरा है यहाँ पे साइटिडीन। साइटिडीन PO4 के साथ में जुड़ेगा और यहाँ पे साइटिडिलिक अम्ल का निर्माण करता है। और चौथा आता है यहाँ पे ग्वानोसिन PO4 के साथ में क्रिया करके यहाँ पर ग्वानिलिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? ग्वानिलिक अम्ल का। देखो ऊपर की ओर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ है, नीचे की ओर PO4 समूह के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड है उनका निर्माण हुआ है। 4 प्रकार के यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड थे, तो यहाँ पे 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है उनका निर्माण होगा। पहला है एडिनिलिक अम्ल, दूसरा थायमिडिलिक अम्ल और तीसरा है साइटिडिलिक अम्ल और चौथा है ग्वानिलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे ये जो सभी न्यूक्लियोटाइड है ये किसका निर्माण करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और ये जो श्रृंखला है यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं आपस में प्रति समांतर होकर के, प्रति समांतर का मतलब जैसे एक श्रृंखला का 5' सिरा दूसरी श्रृंखला के 3' के सामने और एक का 3' के सामने 5' सिरा उपस्थित होता है, या फिर इस प्रकार से प्रति समांतर होकर के किसका निर्माण करेगी? DNA का निर्माण करती है। तो ये थी यहाँ पे DNA की रासायनिक संरचना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।